आता है, हाउ retrovirus is going to increase its number. Let's have a look at that. So before we start with the cancer, let's see कैसे क्या कर रहा है यहाँ पे. Wait, let me start the screen share. ठीक है. सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एचआईवी वाली चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार. हमने एचआईवी ऑलरेडी पढ़ चुके, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार. फिर वी हैव सीन दिस एचआईवी में क्या यहाँ पे हो रहा है. वी हैव सीन कि एचआईवी को आप डिटेक्ट कर सकते हो एलाइजा. एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जा सकते हैं पेशेंट को, बट वो क्योर नहीं करेंगे, बट प्रोलॉन्ग कर देंगे. आपकी जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट क्योर द कंडीशन. ठीक है, ये हमने आप देखा था. अब मैं डायरेक्टली रिपीट करता हूँ. लेट मी रिपीट द रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन यहाँ पे. अब जब हम बात करते हैं रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन, तो आपका जो ये वायरस है, राइट, ये पहले आपका आएगा आपके सेल के पास. इट विल कम नियर, इट इज गोइंग टू कम नियर द सेल. और याद रखना, वायरस के पास आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, दैट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. अब जब ये वायरस मेरा सेल के पास आ रहा है, सो अल्टीमेटली वो अपना जो अंदर रिलीज करेगा वो होगा आरएनए. सो वायरल आरएनए को वो अंदर रिलीज करेगा. अब आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि इसका जो वायरल आरएनए है, इसके साथ लगा हुआ है आपका यहाँ पे एक एंजाइम. उस एंजाइम का यहाँ पे आपका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये आरएनए को अंदर भेज रहा है, उसके साथ साथ इट आल्सो हैज अ एंजाइम कॉल्ड एज माय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये भी आपका अंदर आ ही रहा है. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला एंजाइम. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. ये भी आपका सेल के अंदर आपका यहाँ पे अंदर आ रहा है. सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एनिमल सेल है. याद रखना कौन सा सेल है जिसके अंदर आपका एचआईवी वायरस टारगेट करेगा. कौन से सेल को हमेशा टारगेट करता है? सर टी हेल्पर सेल. बिल्कुल सही, टी हेल्पर सेल, राइट. जिन्हें हम इवन यहाँ पे कह सकते हैं एज CD4 सेल्स भी. फिलहाल आप क्या रखना, टी हेल्पर सेल. टी हेल्पर सेल के अलावा कौन सा दूसरा सेल होता है जिसको टारगेट करता है? मैक्रोफेज. बिल्कुल सही, राइट. तो ये सेल आपका यहाँ पे है, हैप्पीली रह रहा है. बट नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका ये जो वायरस का जो वायरल आरएनए है, ये आपका अंदर आएगा. सो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है नॉर्मल सेल को, और आरएनए अंदर आ चुका है. अब ये आरएनए को पहले हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे डीएनए के अंदर. सो दिस आरएनए व्हिच हैज एंटर्ड इनसाइड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ डीएनए. और ये करने के लिए आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हम यहाँ पे लेंगे मदद. तो आपका जो आरएनए यहाँ पे होगा, ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर डीएनए. तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने यहाँ पे एक प्रोसेस रन किया जिसका नाम है आपका यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कि आपका जो आरएनए होगा, आरएनए को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर डीएनए. तो मेरा जो वायरल आरएनए यहाँ पे था वो मेरा कन्वर्ट हो चुका है मेरा यहाँ पे इनटू द वायरल डीएनए. अब जैसे वो वायरल डीएनए बन चुका है, अब आप जाके हाईजैक करोगे अपने जीनोमिक डीएनए को. तो आपका जो सेल है, सेल में जो आपका जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका जीनोमिक डीएनए है, उसको जाके अब आपने करना है यहाँ पे हाईजैक. सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आपका वायरल डीएनए जाके लग जाएगा आपके जीनोमिक डीएनए के अंदर. तो ये जो डीएनए आपका है यहाँ पे, इट विल इनकॉर्पोरेट इनटू अ होस्ट जीनोम. आपका जो होस्ट का जो डीएनए है उसके अंदर जाके ये अपने आप को अटैच कर लेगा. अब याद रखना कि जैसे ही मेरा वायरल डीएनए अंदर जाके लग गया, इमेजिन कर लो कि मेरा वायरल डीएनए यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पे लग चुका है. सो माय वायरल डीएनए हैज गॉट इटसेल्फ अटैच इनसाइड इन द जीनोम. अब आपने एक बार अपने आप को वहां पे अटैच कर लिया मशीनरी. अब आप होस्ट की मशीनरी यहाँ पे यूज करोगे. दैट मीन्स अब आप वहां पे यूज करोगे उसका राइबोसोम्स और सारी मशीनरी यूज करके यू विल स्टार्ट मेकिंग मोर नंबर ऑफ वायरल आरएनए. अब बहुत सारे वायरल आरएनए एंड वायरल प्रोटीन आप बनाना यहाँ पे चालू करोगे. तो आपने एक बार इनकॉर्पोरेट कर दिया, देन यू विल यूज द होस्ट मशीनरी to make huge number of viral RNA and viral proteins. So new viral RNA is produced by infected cell. So बहुत सारे RNA बन जाएंगे. यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखना आपका वायरल प्रोटीन भी बनेगा. एंड अल्टीमेटली हमारे पास कई सारे एचआईवी वायरस अंदर बनते हुए आपको मिल जाएंगे. तो आपको याद ही रखना है कि वायरल डीएनए जाके अपने आप को यहाँ पे इंटीग्रेट किया आपके जीनोमिक डीएनए के साथ, और अंदर जाने के बाद उसने उस मशीनरी को यूज करके उसने बहुत सारे एचआईवी वायरस बनाने वहां पे चालू कर दिए. सो पहले प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, एंड देन यू विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ एचआईवी वायरस विल बी फाउंड. और इस तरीके से आपका यहाँ पे एचआईवी वायरस या रेट्रो वायरस जो आपका यहाँ पे ये अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाता है.
एक बार इसका नंबर बढ़ने लगेगा, ये बेसिकली पूरा यूज करेगा रिसोर्सेज को आपके सेल की। एक बार आपके रिसोर्सेज सारे तरीके से यूज हो गए, देन ये सेल्स या ये मेरे जो रेट्रोवायरस है ये सेल से बाहर निकलेंगे एंड दे विल इन्फेक्ट सम अदर सेल्स, दे विल गो एंड इन्फेक्ट सम अदर सेल्स ओवर देयर। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। यही आपका हो रहा होता है इन दिस स्टोरी ऑफ माय रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन के अंदर। ये बात समझ आ रही है आपको मुस्कान? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. कुछ अगर इसमें कोई स्पेसिफिक चीज अगर पता नहीं चली या लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, देन प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज बीन फॉर्म। अब ये इन्फेक्ट करेगा, अब इसका और एक काम है टू गो एंड इन्फेक्ट अदर सेल्स। ऑलराइट, चलिए, तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स ओवर देयर। वी आर डन विद द एचआईवी। थोड़ा बहुत बताया था मैंने पास्ट के बारे में, एचआईवी के बारे में, दैट ये बुशमीट में से आपका एक ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम ऑफ दिस स्ट्रेन ऑफ वायरस टू एचआईवी वायरस, जो हम ह्यूमंस में देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप नोटिस करोगे ना तो आज की डेट में भी ईबोला और ये सब जो है ना जो आया था वो बुशमीट की वजह से ही आया था ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। इफ यू जस्ट या सर्च अबाउट ईबोला, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच केम फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री, फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट। सो एक फॉरेस्ट में सिर्फ आपको बहुत टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स नहीं मिलते, आपको कई टाइप के पैथोजेंस भी आपको मिलते हैं। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू अंडरस्टैंड हियर। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं हमने यहाँ पे देख लिए थे। एनजीओस कौन से काम करे हुए हमने यहाँ पे देख लिया था, राइट। ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना चाहिए बिकॉज दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर स्प्रेडिंग ऑफ एचआईवी। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। क्वेश्चंस हमने कर लिए थे एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ योर कैंसर। ठीक है, तो चलिए कैंसर का मैं कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, बहुत एक वेल नोन कंडीशन है जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ होती है हर साल। यू नो पीपल डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर। इंडिया में भी आपको कैंसर मिलता है होते हुए लोगों को, एंड पीपल डू एंड अप डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। अब याद रखना, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटेबल नहीं होता। कैंसर किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रीटेबल है या नहीं है। ओके, सो कैंसर इज ट्रीटेबल, बट समटाइम मैटर ये करता है कि आप डिटेक्ट कब कर रहे हो। इफ द कैंसर इज गेटिंग डिटेक्टेड इन अ वेरी लेट स्टेज, देन इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट दैट काइंड ऑफ कैंसर। और वो कैंसर किस टाइप का है वो भी मैटर करता है। सो ये भी याद रखना। A large number of them die from it annually. Okay. Anjeshwani, good evening. So now let's discuss about the cancer cells. अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम कैंसर सेल के यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखते हैं। अगर कैंसर सेल के पॉइंट्स अगर आपको यहाँ पे याद रह जाएंगे कोई बात नहीं अश्वानी, तो आपको नॉर्मल सेल की आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So जब भी हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो कुछ चीजें आप यहाँ पे याद रखना, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल शो द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। We show uncontrolled division of cells. So uncontrolled division of cells आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आपके जो सेल्स यहाँ पे होंगे वो आपके डिवाइड ही करते रहेंगे। They will just keep on dividing. उनके अंदर कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल सेल के अंदर आपको क्या मिलता है देखिए, they will have a controlled division. They will have a controlled division. कंट्रोल डिवीजन का मतलब आप यहाँ पे समझो कि आपके सेल को काफी क्लियरली मालूम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद उसे वहां पे डिवाइड नहीं करना। कैंसर सेल के साथ ऐसा नहीं होता, वो बस आपकी डिवाइड कर देते हो, अपना वहां पे नंबर बढ़ाते रहते हैं, राइट। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज नॉट सेम। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज एब्सेंट। एक सेल साइकिल में आप जानते हो यू हैव G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, राइट। दैट्स व्हाट ऑल यू फाइंड ओवर देयर। और वो रेगुलेट होता है। रेगुलेट होना मतलब कितना आपको डिवाइड करना है और कब आपको डिवाइड नहीं करना, वो आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। तो आपका सेल साइकिल यहाँ पे रेगुलेशन जो हो रहा था सेल साइकिल का, वो यहाँ पे हो नहीं पाता। अगर आपको याद होगा तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि आपके सेल साइकिल में क्या होता है कि आपके कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, और वो चेक पॉइंट इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर आपका सेल रेडी नहीं है आगे जाने के लिए, सेल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब अगर सेल को लगता है कि उसका प्रोटीन नहीं बना है, अगर आप याद करो आपने जीवन फेज पढ़ा था अपने 11 के अंदर। जीवन फेज में जनरली आप क्या पढ़ते हो, जीवन फेज वाज नोन फॉर माय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, वहां पे कई सारे प्रोटीन बनते हैं। फिर आप क्या करते हो, फिर आप पढ़ते हो एस फेज को। एस फेज में क्या होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप ये सब आपको याद होगा कि एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका वहां पे होता है। तो अगर जीवन फेज के अंदर अगर आपके प्रोटीन बन ही नहीं रहे, अगर उतने प्रोटीन नहीं बन रहे जिनको बनना चाहिए था, देन आपका एस फेज कभी स्टार्ट होगा ही नहीं।
तो बेसिकली G1 और S फेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है और वो ये इस चीज का ध्यान रखता है कि अगर आपके सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बने हैं G1 फेज के अंदर तो आपका S फेज स्टार्ट होता ही नहीं है। ये सब आपको एक नॉर्मल सेल में देखने के लिए मिलता है, कैंसरस सेल में ये सब देखने के लिए आपको नहीं मिलता। वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा होता सेल साइकिल का, चाहे प्रोटीन हो, बन रहे हो, नहीं बन रहे हो, सेल साइकिल तो होगा ही होगा, मतलब सेल डिवीजन तो होगा ही होगा। So regulation of cell cycle is not seen in the cancer cell, right? On the other hand, you can find normal cell there. You can the regulation of cell cycle has been observed. So यहाँ पे you'll get to see regulation of cell cycle. Regulation of cell cycle is seen, is observed. ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा सारे दिल्ली के बच्चों को है, हिमाचल के बच्चों को भी। कल हमारा होगा क्लास मॉर्निंग में, जहाँ पे हम लोग हमारा पढ़ेंगे 11th ग्रेड का C4 साइकिल, केल्विन साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ये चीजें हम वहाँ पे कवर करेंगे। एंड विल आल्सो ट्राई टू डू हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो ये कल हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये हम करेंगे सुबह। सो रूल सिंपल है आपका, यहाँ पे 8 से 9:30 की क्लास, 9:45 को सब लोग टेरेस पे, दिल्ली वाले बच्चे, राइट? सो दैट इज समथिंग द थिंग इज। सो दिल्ली का क्लास मॉर्निंग में रखा है इसलिए ताकि फटाफट क्लास करो आप लोग, उस 90 मिनट आप पूरा ध्यान दो एंड देन यू कैन एंजॉय योर 15th अगस्त बाय गोइंग ऑन योर टेरेस, राइट? हिमाचल के बच्चे भी हिमाचल के बच्चों को भी लिंक मिलेगा, मतलब ये बैच में जितने बच्चे उन सबको भी लिंक मिलेगा। अगर कोई हिमाचल का बच्चा स्कूल जा रहा और क्लास नहीं लगा पड़ा, देन दे विल हैव वन मोर ऑप्शन। हम कल एक दोपहर को भी क्लास रखेंगे दूसरे बैच के साथ, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना। सो यू कैन कम ओवर देयर। आई होप इस इंफॉर्मेशन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। Yes, sir. Yes, sir. Right, so that is something we'll be doing. All right, so सर regulation. 3 को लगेगी। बोलो बेटा बोलो, कौन है ये? हाँ बोलो सलम, बोलो क्या हो गया? सर 3 को किस टाइम लगेगी क्लास? आपने बोला भी दिन को रखेंगे। दूसरी वाली हम रहेंगे 3 o'clock को, ताकि बच्चे वहां पे आ जाए स्कूल से एंड देन दे कैन हैव अ क्लास इन द आफ्टरनून। यस सर। राइट। हाँ जी यशवानी, एंजॉय करिए आप, या डू हैव फन, कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन देम। अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे, कैंसर सेल डू नॉट शो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस is not seen। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार एपोप्टोसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एपोप्टोसिस का मतलब यहाँ पे आपका होता है प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब यहाँ पे होता है प्रोग्राम सेल डेथ। अब ये टर्म को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अब आप कभी एक चीज नोटिस करना कि आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th ग्रेड के अंदर कि आपकी जो आरबीसी होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन आपका होता है 120 दिनों का। आफ्टर 120 days दे विल डाई, राइट? वैसे आपके हर एक सेल का एक सडन लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उसकी वहां पे डेथ हो जानी है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन कैंसर सेल में वो डेथ होते हुए आपको नहीं मिलती। सो एपोप्टोसिस का मतलब होता है एक प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब यहाँ पे होता है कि एक सेल का एक सडन लाइफ स्पैन होता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जिएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो ही जानी है। जैसे कुछ डब्ल्यूसी होते हैं जो 10 दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, सो आफ्टर 10 days दे विल डाई, राइट? सो एवरी सेल विल हैव अ सर्टेन लाइफ स्पैन और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। उस डेथ को हम बोलते हैं वहां पे एज अ प्रोग्राम सेल डेथ, जो आपके बॉडी में हमेशा होती रहती है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर आपको एपोप्टोसिस होते हुए नहीं मिलेगा। ये टर्म से आप वाकिफ हो जाओ, ये टर्म आपके स्टेटमेंट में आ सकता है। सो एपोप्टोसिस इज नॉट सीन इन द कैंसर सेल। इनकी सेल डेथ नहीं होती। दे विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर, और उनका नंबर वहां पे आपका बढ़ता ही जाएगा। तो ये चीज भी, ये थर्ड पॉइंट पे याद रखना कि आपके कैंसर सेल आपके डिवाइड करते हैं और उनकी डेथ नहीं होती। दे विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। सो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑन द अदर हैंड जो आपके नॉर्मल सेल्स यहाँ पे होते हैं, दे विल शो द एपोप्टोसिस। सो दे आर गोइंग टू शो एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे आपको सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ होते हुए आपको मिलेगी। दैट इज अ नॉर्मल थिंग। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जो नॉर्मल सेल्स यहाँ पे होते हैं, दे आर गोइंग टू शो समथिंग कॉल्ड एज माय कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये आपका शो करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ऑन द अदर हैंड जो आपके जो कैंसर सेल यहाँ पे होते हैं, दे शो नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दे आर गोइंग टू शो नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। सो दे आर गोइंग टू शो नथिंग लाइक योर कॉन्टैक्ट। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे एक बात बताओ, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है सर।
Yes, sir, आ रही है. ये बाबा तो रही है बेटा, थोड़ा पोजीशन चेंज करो बेटा, अपना लोकेशन चेंज करो। अगर अपने रूम में बैठे हो तो किचन में चले जाओ, लैपटॉप या फोन लेके। किचन में हो तो मूव ऑन टू सम अदर लोकेशन। नेटवर्क इशू है बेटा आपके एंड पे, दैट इज द थिंग। सो योर कैंसर सेल शो नो कॉन्टैक्ट इनिशिएशन। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसमें होता क्या है। लेट मी टेल यू दिस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो जनरली क्या होता है, व्हाट यू गेट टू सी ना, दैट समझो ये मेरा आपके टिश्यू में थोड़ा सा, आपके एक एरिया में थोड़ा सा डैमेज हो गया, समझो एक टिश्यू में इतना डैमेज हो गया, तो ये इस एरिया के अंदर आपको सेल्स ऐड करने हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सेल है, ये आपका नॉर्मल टिश्यू है। सो दिस इज माय नॉर्मल एरिया, दिस इज अ नॉर्मल टिश्यू मेरे यहाँ पे सारे मेरे नॉर्मल सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स कैसे बिहेव करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। सो नॉर्मल सेल क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ पे डैमेज होता है तो यहाँ पे सेल्स को ऐड करेंगे, राइट। और उन्हें पता है कि कितने सेल ऐड करने हैं। सो दे नो देयर बाउंड्रीज, उनको अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे मालूम होती है। उनको मालूम है कि कितना ऐड करना है उन्हें वहां पे सेल्स को, एंड आफ्टर दैट दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। तो उनको एक बार पता चल गया सेल्स को कि उन्होंने अपना जितना नंबर बनाना था उतना उन्होंने बना दिया। सो दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द एज ऑफ द बाउंड्री। आपकी जो बाउंड्री होती है उसके कोने में जब आपका सेल आखिरी बन जाता है तो उसे पता होता है कि अब और एडिशन नहीं करना सेल का। आई डोंट हैव टू ऐड मोर नंबर ऑफ सेल। तो जैसे ही वो अपने बाउंड्री पे आ जाए आगे आपका यहाँ पे, उसके बाद व्हाट विल हैपन इन दिस, इसी रुको 2 मिनट बता दूं आपको। जैसे ही आपके सेल्स आपके यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स आपके यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, उन्होंने अपना नंबर बनाया। नंबर वो अपना क्यों बढ़ा रहे हैं, बिकॉज वो जो डिप्रेशन है जहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ है उसे वो फिल करना है, उसे उन्हें वहां पे फिल करना है, तो वो उसे वहां पे फिल कर देंगे। ओके, एंड दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे इसे फिल कर दिया, दे विल स्टॉप डिवाइडिंग, दिस सेल्स विल स्टॉप डिवाइडिंग। अब सवाल ये आता है कि इनको कैसे पता चला कि अब इन्हें डिवाइड नहीं करना। दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द बाउंड्री जहां पे वो डिवाइड कर रहे हैं, एंड दे रियलाइज कि उन्हें कितने लेवल तक ही डिवाइड करना है। दे एक्जैक्टली नो कि उन्हें कितना डिवाइड करना है और कब उन्हें डिवाइड नहीं करना। सो दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। बट सेम चीज मुझे यहाँ पे कैंसर सेल के साथ होते हुए नहीं मिलती। अगर मैं कैंसर सेल के अंदर अगर ये बात ऑब्जर्व करता हूं तो कैंसर सेल डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो ये डिवाइड करना अपना चालू करेंगे, डिवाइड कर करके वो पहली लेयर तो जो बनानी होती है वो तो आपके बना लेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यहाँ पे रुक जाए, बट वो रुकेंगे नहीं। दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द मोर नंबर ऑफ सेल्स। वो अपना नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे डालना चालू करते हैं और वो यहाँ पे रुकते नहीं है। अब जब आपको ऐसा होते हुए मिलेगा, सो दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। जहां पे सेल को डिवाइड करना बंद कर देना चाहिए था वहां पे वो बंद कर नहीं रहा और नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे ऐड कर रहा है। और जो चीज अभी आपके सामने यहाँ पे बनते हुए आपके यहाँ पे दिख रही है, दिस इज नथिंग बट अ ट्यूमर। जो चीज आपके यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज नथिंग बट अ ट्यूमर। आपको इस तरीके से आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। सो कैंसर सेल में याद रखना, देयर इज गोइंग टू बी नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। उनको मालूम नहीं होता, या मैं कहूंगा उनकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती कि उन्हें कब स्टॉप करना, डिवाइड करना। नॉर्मल सेल में आपको मिल जाता है। सो नॉर्मल सेल इज ऑलवेज गोइंग टू शो द कॉन्टैक्ट इनिबिशन। Contact inhibition, they always come in contact with the boundary या they come in contact with the other cells and they realize कि अब उन्हें वहां पे डिवाइड नहीं करना। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट इनिबिशन आपके यहाँ पे नहीं है। दिस गोइंग टू बी अ नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। अब क्योंकि आपके यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट इनिबिशन आपके यहाँ पे है नहीं, सो यू कैन सी व्हाट इज बीन सीन हैपनिंग ओवर देयर। आप देख सकते हो अपने सामने क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्यूमर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो गया। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ कैंसर सेल। This is a story of your cancer cells. और ये जो चीज आपके सामने बन गई, आपके सामने बड़ी सी बन गई है, that is nothing but my tumor. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन वाली कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। So these are the basic things you have to know कि आपके सेल डिवाइड कर रहे हैं, and these are the traits you will find. Uncontrolled division, regulation of cell cycle is absent. एपोप्टोसिस भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता, कोई सेल डेथ आपके यहाँ पे नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट इनिबिशन भी आप यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक और चीज याद रख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा बट याद रख सकते हो आप यहाँ पे कि दे डोंट हैव वेल डिफाइंड शेप। अगर मैं आज अंशिका शर्मा के हाथ में एक पेशेंट का कैंसर टिश्यू अगर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, और वही टिश्यू एक नॉर्मल पर्सन का अगर निकाल के रखता हूँ, देन यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर देयर। सलाम, प्लीज कीप योर माइक ऑफ। Salam, or you can see the recording. Even that works. Salam. Yeah. So still Even that is option you have. Yeah. You can drop off and you can see the recording later.
So what will be happening here na, that you have this yeah, if you see the two tissues, एक टिश्यू आपके कैंसर सेल का, एक टिश्यू आपका यहाँ पे आपके नॉर्मल सेल्स का, तो आपको वहां पे काफी क्लियरली आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपको जो कैंसर सेल आपको जो वहां पे हो है, जो आपका टिश्यू है वहां पे, इट विल नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप. उसके जो सेल्स वहां पे होंगे उनका वेल डिफाइंड शेप आपको वहां पे नहीं मिलेगा. नॉर्मल टिश्यू अगर आप देखते हो उसके पास यू कैन सी वेरी वेल डिफाइंड शेप आपको वहां पे मिल जाता है. सो शेप भी आपके कैंसर सेल का आपको यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट. सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. सो दिस वन थिंग यू हैव टू नो. अब इसमें एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब आप कैंसर के यहाँ पे बात करते हो, सो यू हैव टू टर्म्स ओवर हियर. अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट द कैंसर इन दिस, सो यू हैव टू टर्म्स. एक होता है आपका यहाँ पे बेनिंग ट्यूमर, एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टू टर्म्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है. सो लेट मी शो यू ओवर हियर. सो जब हम बेनिंग ट्यूमर की बात करते हैं तो याद रखना इट इज अ ट्यूमर जो लोकलाइज्ड होगा. वो एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा और वो वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए. सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट के अंदर अज्यूम करते कि उसके ईसोफेगस के अंदर एक ट्यूमर फॉर्मेशन आपको हो रहा है. सो अज्यूम करते कि ये उस पेशेंट का ईसोफेगस है और उस ईसोफेगस के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर. वहां पे आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आप वहां पे हो रहा है. तो मैं इस ट्यूमर को बेनिंग तब बोलूंगा जब ये ट्यूमर मुझे वहां पे मिलेगा और कहीं और नहीं मिलेगा. सो इफ द ट्यूमर इज लोकलाइज्ड एट वन लोकेशन, अगर मेरा ट्यूमर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे वहां पे मिल रहा है और ये कहीं और स्प्रेड नहीं हो रहा, सो दिस ट्यूमर कैन बी कॉल्ड एज माय बेनिंग ट्यूमर. अगर ये एक सिंगल लोकेशन पे मुझे मिलेगा और ये कहीं पे मेरा स्प्रेड नहीं हो रहा तो. अब बेनिंग ट्यूमर का यहाँ पे लाइक एक एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि इसको रिमूव करना ज्यादा आसान होता है. सो अगर कोई पेशेंट है और उसके ईसोफेगस में अगर ट्यूमर है एंड इट्स अ बेनिंग ट्यूमर, दैट मींस इट इज नॉट स्प्रेडिंग. वो ग्रो कर रहा है वहां पे, उसका साइज वहां पे इंक्रीज हो रहा है, बट वो आपका बॉडी में स्प्रेड नहीं हो रहा. अगर आपको ये ट्यूमर अगर आपको वहां पे मिल जाए, देन व्हाट यू कैन डू ओवर देयर, यू कैन एक्चुअली रिमूव दिस वाया सर्जरी. इसको सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है. तो बेनिंग ट्यूमर इज जनरली इट्स अ सेफ कंडीशन. मतलब इसको आप ट्यूमर की तरह लाइक इसको सर्जरी की तरह निकाल के यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ. सो दैट्स नॉट अ कंसर्न. बेनिंग ट्यूमर प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब कोई वाइटल ऑर्गन पे हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन. सो अगर बेनिंग ट्यूमर ब्रेन पे आ रहा है, बन रहा है, देन इट इज अ फेटल कंडीशन बिकॉज ब्रेन सर्जरी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट ऑल द टाइम. तो वो आपके लिए फेटल हो सकता है. बट अगर बेनिंग ट्यूमर ईसोफेगस में, बकल कैविटी में, ट्राइकिया में बन रहा है, देन जनरली वाया सर्जरी दैट कैन बी रिमूव्ड. सो याद रखना, अ ट्यूमर विल रिमेन लोकलाइज. ये जो ट्यूमर आपके यहाँ पे इट विल रिमेन लोकलाइज, ये स्प्रेड नहीं होगा. और ऐसी कंडीशन को आप काफी आसानी से ट्रीट कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली ट्रीट दिस कंडीशन वेरी इजीली. सो बेनिंग ट्यूमर एक जगह पे रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता. ऑन द अदर हैंड आपके पास एक और टर्म यहाँ पे आएगा विच गोइंग टू बी अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. दैट टर्म इज गोइंग टू बी अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका वो ट्यूमर है बेटा जो आपके बॉडी में स्प्रेड होगा. सो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के, अगेन लेट्स से अगर कोई पेशेंट है जिसके ईसोफेगस में आपको यहाँ पे एक मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको मिल जाए. सो अगेन ये आपको ईसोफेगस एंड अज्यूम करते कि यहाँ पे आपको एक ट्यूमर मिला, यहाँ पे आपका बन रहा है. अब अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इस ट्यूमर में से कुछ सेल आपके यहाँ पे बाहर निकलेंगे. सो यू हैव दिस ट्यूमर ओवर हियर, और इस ट्यूमर में से कुछ सेल्स आपके यहाँ पे बाहर निकल के आएंगे and they will move along with the blood vessels. So now they will get themselves transported via blood vessels. So now ये जो आपके cells हैं यहाँ पे, these are my cancer cells, and these cells now will get transported via blood या via lymph, they will get transported. और ये जो मेरे सेल्स यहाँ से निकल के ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, now they will go to some other location. ये मेरे सेल्स वहां से निकल के किसी दूसरे लोकेशन में जाके, समझो यहाँ से निकल के दे हैव रीच्ड टुवर्ड्स द लिवर. यहाँ से ट्रेवल करके ये लोग पहुंच गए आपके यहाँ पे लिवर तक. सो इफ दे हैव रीच्ड टुवर्ड्स द लिवर, और लिवर पे जाके वो लोग अटैच हो गए, तो ये सेल्स वहां से निकले, दे हैव लेफ्ट दैट एरिया एंड नाउ दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स द लिवर. लिवर पे जाके अटैच हो गए, और अटैच होने के बाद वहां पे उन्होंने एक ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया. सो वहां पे जाके उन्होंने एक ट्यूमर फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट कर दिया. अगर आपको ऐसा होते हुए मिलता है, सो एज ए डॉक्टर आप ये देखते हो कि आपका एक डे 1 पे आपका एक ट्यूमर था, आप 6 महीने बाद आके देख रहे हो तो वही ट्यूमर आपको मल्टीपल लोकेशन पे आपको वहां पे दिख रहा है.
अगर ऐसी कंडीशन अगर देखने के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पे, देन दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय मेलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर मेलिग्नेंट ट्यूमर। और अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर आपको यहाँ पे है, दिस इज बी अ फेटल कंडीशन। ये कंडीशन आपके यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ये कंडीशन नहीं होती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। सो नाउ यू हैव अ सिंगल ट्यूमर, पहले आपका था वहां पे, बट वहां से आपके वहां पे अब सेल्स निकल रहे एंड दे आर एक्चुअली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी, एंड हर एक अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर आपको एक एक ट्यूमर फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल रहा है। ऐसी कंडीशन को हम इन द रियल सेंस कहते हैं, हम उसे वहां पे एज अ कैंसर। इन द रियल सेंस दिस कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज योर कैंसर। तो दिस इज माय मेलिग्नेंट कैंसर, या मैं कहूंगा इसको ही हम सही टर्म्स में यहाँ पे कैंसर बोला जाता है, बल्कि बेनिंग ट्यूमर को तो कैंसर कहा भी नहीं जाता, बस दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय कैंसर। अब यहाँ पे याद रखना, सेल मेरा यहां से निकला और इसने इन्वेड किया टू अ न्यू टिश्यू, सो सेल गॉट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट हुआ, अपने आप को उसने ट्रांसपोर्ट कराया, उसने क्या इन्वेजन, ही डिड द इन्वेजन इन द न्यू टिश्यू, ही डिड द इन्वेजन इन न्यू टिश्यू या ऑर्गन, नए टिश्यू ऑर्गन में जाके इसने अपना को वहां पे एस्टैब्लिश किया। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना ट्रांसफर करने की अपने आप को, एंड गोइंग टू न्यू प्लेस एंड मेकिंग अ न्यू हैबिटेट, या नई जगह पे जाके अपना को एस्टैब्लिश करना, ये जो पूरा इवेंट यहाँ पे हो रहा है, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब ही आपका यहाँ पे ये होता है दैट आपके जो कैंसर सेल है, मेलिग्नेंट कैंसर के जो आपके यहाँ पे सेल है, दे आर मूविंग अलोंग विद द ब्लड सेल्स, गोइंग टू अ न्यू एरिया, और वहां पे इन्वेड करके, इन्वेजन करके वहां पे एक ट्यूमर फॉर्मेशन कॉज कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मेटास्टेटिस। तो आपके सामने सवाल आ सकता है कि यार कौन सा टाइप का ट्यूमर आपका मेटास्टेटिस शो कर सकता है, देन आपका आंसर हमेशा वहां पे होगा मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर विल ऑलवेज हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग द मेटास्टेटिस। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल बी मच मोर कंसर्निंग देन द बेनिग्न ट्यूमर। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार आप इसको यहाँ पे देख लो, दैट यू हैव अ कैंसर सेल्स आर कैंसर्स एंड कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये आराम से आपके यहाँ से निकल के आपके स्प्रेड किए जा सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन देम। बेनिग्न ट्यूमर आपका हमेशा यहाँ पे आपका रहेगा लोकलाइज, वो आपका स्प्रेड नहीं होगा, वो आपको एक ही जगह पे आपके यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। हम यहाँ पे एक और पिक्चर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पर प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाउ दिस प्राइमरी ट्यूमर जो आपके सामने यहाँ पे है, यहाँ से कुछ सेल्स आपके यहाँ पे निकल गए, सो दे डिटैच फ्रॉम द मेन साइट, जो आपकी जो प्राइमरी साइट थी वहां से वो निकले। अब ये सेल आपके ब्लड के थ्रू आपके जाएंगे, एंड नाउ दे आर एक्चुअली अटैचिंग देमसेल्फ टू डिफरेंट ऑर्गन्स। कोई जाके लंग्स पे जाके अटैच हो गया, कोई जाके लिवर पे जाके अटैच हो गया, एंड दे आर फॉर्मिंग ट्यूमर ओवर देयर। सो ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसफर्ड एंड गेटिंग अटैच टू अदर ऑर्गन इज कॉल्ड एज माय मेटास्टेटिस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज अगेन वन थिंग व्हिच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर द मेन थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। अब सवाल आपके सामने यहाँ पे ये आता है कि कैंसर हो कैसे रहा है? ये तो हमने चलो यहाँ पे देखा कि कैंसर आपका कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या होता है मेटास्टेटिस, क्या होता है आपका यहाँ पे, वी नो व्हाट इज बेनिग्न ट्यूमर। सवाल ये आता है कि आपका कैंसर बेसिकली पॉपुलेशन में आ कहां से रहा है या हो कैसे रहा है? तो एक बात याद रखना, कैंसर कॉज करने के लिए आपको अपने डीएनए में म्यूटेशन होना जरूरी है। तो आपका एक नॉर्मल सेल है, यू हैव अ नॉर्मल सेल ओवर देयर, और नॉर्मल सेल के अंदर आपका जो डीएनए है, अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, दैट कैन टर्न इनटू अ कैंसर सेल, दैट विल टर्न इनटू अ कैंसर सेल। आप कभी नोटिस करना ना, काफी लोग होते हैं जो चेन स्मोकर होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं अपने काफी लंबे लंबे सालों के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए। सर व्हाई एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल बिगिंस, हाँ तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका चालू क्यों होता है। तो आप ये चीज आप यहाँ पे देखो, कभी आप नोटिस करना कि काफी लोग होते हैं जो चेन स्मोकर होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे होते हैं, एंड तब उन्हें कुछ नहीं होता, कैंसर डेवलप होता है काफी सालों के बाद, इन देयर मिड 40s या मिड 50s के अंदर जाके उनको वहां पे कैंसर डेवलप होता है। या आप सिमिलरली अगर आप वहां पे देखोगे, देन यू विल गेट टू सी कि आपने 11th में एक कंडीशन पढ़ा होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के अंदर, ऑक्यूपेशनल डिजीज, आपने कंडीशन पढ़ी होगी ऑक्यूपेशनल डिजीज, कुछ याद आ रहा है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में आपने पढ़ा होगा ऑक्यूपेशनल डिजीज डिसऑर्डर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे उसमें आपके कुछ एग्जांपल थे, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग एक माइनिंग वाले एरिया में जाके काम कर रहे थे काफी सालों के लिए, एंड देन दे वर डेवलपिंग
कंडीशंस या उनके अंदर लंग कैंसर डेवलप हो रहा था या फाइब्रोसिस वहां पे डेवलप हो रहा था, तो होता क्या है ना कि जब आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपोनेंट आ रहे हैं और अगर वो रेगुलरली आ रहे हैं, देन दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट अ म्यूटेशन ऑन योर डीएनए। तो जब एक नॉर्मल सेल आपका कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका जेनेटिक अल्टरेशन यहाँ पे हो रहा है। सम काइंड ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन इज हैपनिंग, सम काइंड ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। और जब आपका जेनेटिक अल्टरेशन होता है आपके सेल्स के अंदर, तो उसके वजह से ही आपका सेल कैंसर हो जाता है एंड सडनली वो डिवाइड करना चालू करता है। क्या होता है जेनेटिक अल्टरेशन, उसे हम समझते हैं यहाँ पे, बट उसके लिए ये देखते हैं कि कौन ये जेनेटिक अल्टरेशन कॉज कर सकता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके डीएनए के अंदर चेंजेस ला सकती है, म्यूटेशन ला सकती है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल भला सेल जिसको मालूम था कब डिवाइड करना है कब डिवाइड नहीं करना, सडनली एकदम से बहुत ज्यादा डिवाइड करता है। व्हाट लीड्स टू दैट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जो आपका कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट बायोमोलिक्यूल जो होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। सो देयर इज अ टर्म फॉर देम कॉल्ड एज योर कार्सिनोजेंस। ठीक है, सो लेट्स सी ये आपके कार्सिनोजेंस यहाँ पे आपके क्या होते हैं। सो कार्सिनोजेंस की अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, सो यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर निकोटिन, एक आपके यहाँ पे कार्सिनोजन है। निकोटिन का कार्सिनोजन होने का लाइक ये आपको दो चीजों से यहाँ पे मिल सकता है। निकोटिन समथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग एक इसका कॉज होता है। सेकंड इज गोइंग टू बी टोबैको च्यूइंग। ठीक है, तो निकोटिन इज गोइंग टू बी अ कार्सिनोजन। यू कैन फाइंड पेस्टिसाइड्स बीइंग द कार्सिनोजन। पेस्टिसाइड्स अगर आपके फूड चेन में आ रहे हैं या आपके बॉडी में किसी रीजन से अगर आ रहे हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी अ कार्सिनोजन। वो आपका दे कैन कॉज कैंसर, दैट्स वन थिंग। देन यू कैन फाइंड आपके कई सारे रेडिएशंस होते हैं। You have many radiations which can behave like a carcinogen. कई सारे radiations आपके होते हैं यहाँ पे which can be have a potential to cause the cancer. जैसे कि आपका यहाँ पे एक हो गया UV rays. UV rays DNA को डैमेज कर सकते हैं। UV rays are well known to damage the DNA. अगर DNA का डैमेज हो रहा है वहां पे, तो श्योरली आपका सेल आपका वहां पे कैंसर बन सकता है। Then you even have the X-rays. X-rays भी आपका कैंसर कॉज कर सकती है, राइट? न्यूप्लास्टिक सेल, बेटा वो हम तब बाद में देखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो यू हैव अ यूवी रेज, यू हैव अ एक्स-रेज ओवर देयर, राइट? ये आपके रेडिएशंस आपके यहाँ पे होते हैं व्हिच आर हैज अ पोटेंशियल कि वो आपके सेल के अंदर म्यूटेशन कॉज करे, डीएनए में म्यूटेशन कॉज करे, और उसकी वजह से आपके यहाँ पे कैंसर आपके यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ये चीज आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। देन आपके पास कुछ वायरसेस भी होते हैं। यू विल हैव सम वायरसेस जो आपका कैंसर कॉज कर सकते हैं। कौन से होते हैं वायरसेस? लेट्स ट्राई टू सी दैट। कुछ वायरसेस आपके होते हैं जो आपका कॉज करते हैं एक कैंसर जिसका नाम आपने सुना है, कपोसी कैंसर। याद आ रहा है आपको ये नाम? हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था हमारा HIV। Yes, sir. HIV जब Yes, होता है तो उसके अंदर हमने ये वाला कैंसर देखा था, कपोसी कैंसर होता है, एंड देन वी से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद एड्स। तो ये क्यों हो रहा था? इट वाज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द वायरस। सो आप सब ये जो वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं ऑन्को वायरस। उनको हम बोलते हैं ऑन्को वायरस। तो ये जो ऑन्को वायरसेस जो आपके यहाँ पे होते हैं, दिस ऑन्को वायरसेस आर द वन, इनके पास एक वायरल जीन होता है। दे विल हैव अ ऑन्को डीएनए और वायरल डीएनए। दे विल हैव अ ऑन्को डीएनए। और ये डीएनए जब उनका जाके लगता है, व्हेन ये डीएनए जाके आपका लगेगा आपके नॉर्मल सेल के अंदर या नॉर्मल सेल के जीनोम के अंदर, तो आपका सेल बनेगा आपका कैंसरस। तो होता क्या, आप सिंपल सी आप एक बात जानते हो यहाँ पे, दैट यू हैव अ वायरस, और वायरस आपके जीनोम को जाके हाईजैक करता है। तो यहाँ पे जो ऑन्को वायरसेस हैं जिनके पास खुद का एक डीएनए होता है या आरएनए होता है, नॉर्मली डीएनए होता है, दे विल इनकॉर्पोरेट देयर डीएनए इन योर ओन सेल्स। वो अपना डीएनए अपने आपके सेल में जाके अटैच कर देंगे और उससे आपका सेल आपका बन जाएगा कैंसरस। सो ऑन्को वायरसेस आर द वायरसेस व्हिच आर नोन टू हैव दिस जीन, जिनको हम इवन कहते हैं एज अ ऑन्कोजीन। इनको हम इवन बोलते हैं आप एज अ ऑन्कोजीन, oncoviral gene. So you find them actually attaching to the human genome and causing the cancer. तो UV rays हो गया, X-rays हो गया, oncovirus आपके यहाँ पे हो गए, निकोटीन, पेस्टिसाइड हो गया. So these are the things. Even you can see even the artificial sweeteners
they can have the potential to cause the cancer. Artificial sweeteners जो आपके होते हैं, even they have this potential. ऐसी बहुत सारी चीजें बेटा आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका कैंसर कॉज कर सकती है, कार्सिनोजेनिक होती है, which has the potential to cause the cancer. ठीक है, आपको याद ये रखना है कि कैंसर के अंदर आपके डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से आपका सेल रैपिडली डिवाइड करना चालू करता है। अब हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि आपके डीएनए में ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं या कौन सा जीन है जो आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट कि आपका कौन सा जीन आपके यहाँ पे चेंज होगा। सी, अब ये पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज इस पार्ट में से क्वेश्चन अगर आता है देन काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखो। इन योर सेल यू हैव अ जीन, हम सबके सेल के अंदर एक जीन है जिसको हम कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर ही है। एक और जीन है हम सबके अंदर, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज माय TSG. TSG stands for my tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene. That gene here is called as my tumor suppressor gene. ये दोनों जीन हम सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सारे नॉर्मल सेल के अंदर आपको ये जीन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे समझो कि जीन आपका नॉर्मल सेल में कर क्या रहा है। प्रोटोऑन्कोजीन बनाता है कुछ प्रोटीन्स, इट विल मेक सम प्रोटीन्स, ये कुछ प्रोटीन्स आपके लिए बना के देगा, एंड दीज प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन। दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन। सो जब भी नॉर्मल सेल डिवीजन करना होता है तो नॉर्मल सेल डिवीजन करने के लिए कुछ प्रोटीन बन के आते हैं, और वो प्रोटीन बन के आते हैं प्रोटोऑन्कोजीन में से। ठीक है, दीज आर नथिंग बट माय सम प्रोटीन्स। इनका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके बगैर आपका सेल डिवीजन होगा नहीं। सो यू नीड देम टू कैरी आउट द सेल डिवीजन। तो ये बात भी याद रखना कि प्रोटोऑन्कोजीन में से कुछ प्रोटीन बन के आएंगे और उन प्रोटीन की मदद से आपका नॉर्मल सेल आपका डिवाइड करता है। पता है, आप सुनते होंगे 11th में आपने एक टर्म सुना होगा माइटोजेंस करके। देयर मस्ट हैव अ टर्म यू हैव हर्ड कॉल्ड एज माइटोजेंस, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो नहीं, राइट। दे आर नथिंग बट सम प्रोटीन्स व्हिच एक्चुअली प्रमोट द माइटोसिस। लेकिन ये एक लिमिट में ही बनते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बन रही है, एक थोड़े अमाउंट में बनेंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी सेल डिवीजन की तब ये बनाए जाएंगे। ओके, ट्यूमर सप्रेसर जीन मेरे यहाँ पे क्या करता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन मेरा जाना जाता है, इट इज नोन टू सप्रेस द ट्यूमर फॉर्मेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, इट इज नोन टू अवॉइड ट्यूमर फॉर्मेशन। अवॉइड ट्यूमर फॉर्मेशन मतलब इसके नाम से आपको समझ आ रहा है। TSG पता है क्या करेगा? TSG का ये काम होता है, ध्यान रखना कि ये जो सेल जो नॉर्मली डिवाइड कर रहा है ये पागल ना हो जाए और ये ट्यूमर ना बना दे। ये चीज को ध्यान में रखता है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो ये चीज का ध्यान रखता है कि आपका सेल ट्यूमर फॉर्मेशन ना करे। तो इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट आपका सेल डिवीजन नॉर्मल तरीके से चले और आपका सेल डजंट गो हेवायर एंड स्टार्ट फॉर्मिंग ट्यूमर। तो इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखता है। तो ये दोनों जीन्स बड़े सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर आपको चाहिए कि एक सेल कैंसरस बने तो आपको इन दोनों के अंदर म्यूटेशन कॉज करना होगा। इन दोनों के अंदर जब म्यूटेशन होगा तभी आपका सेल वहां पे कैंसरस होगा। अब आप इस बात को समझो, अगर आपका प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा माइटोजन बनाने लगे, अगर आपका प्रोटोऑन्कोजीन जितना बना रहा था उससे ज्यादा अगर माइटोजन बनाना चालू कर दे, सो अज्यूम दैट मेरा प्रोटोऑन्कोजीन बना रहा है यहाँ पे, जितना बनाना चाहिए था उससे ज्यादा प्रोटीन बनाना उसने यहाँ पे चालू कर दिया, तो ये मेरे लिए बनेगी यहाँ पे प्रॉब्लम। दैट इज अ कंसर्न फॉर मी। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं देयर इज अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन? कैन आई से दैट देयर हैज बीन अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन? कैन आई से दैट? क्या मैं कह सकता हूं? Yes, sir. देयर इज अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन। दैट मींस मेरा प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जितना कर रहा है उससे ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मेरा प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो अब आप उसे प्रोटोऑन्कोजीन नहीं बोलोगे, अब आप उसे बोलते हो यहाँ पे एज अ ऑन्कोजीन। देन यू विल से दैट माय प्रोटोऑन्कोजीन नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू योर ऑन्कोजीन। अब मैं उसके लिए टर्म बदल देता हूं। अगर मेरा प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, अगर हद से ज्यादा माइटोजन बना रहा है, दैट मीन्स अब वो जितना बनाना चाहिए था वो सही से काम नहीं कर रहा, वो हद से ज्यादा अपना प्रोटीन बना रहा है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो चुका है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू माय ऑन्कोजीन। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब आपका प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया
तब आप कहते हो कि अब यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हो सकती है, अब यहाँ से प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। नाउ आई कैन पोटेंशियली फाइंड कि अब मेरा यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन मेरा अब यहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो याद रखना योर प्रोटोऑन्कोजीन विल कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपका प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एंड देयर वे मोर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय देम, सो वो ओवर एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। अगर ओवर एक्सप्रेस कर रहा है तो पता है इससे क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली सेल को कर रहा है कि डिवाइड करो। अगर ज्यादा यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है ना हद से ज्यादा, दैट मींस इट इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग द सेल दैट यू कीप ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करो, वो हमेशा बोल रहा है। सो आप समझ जाना द सेल जीन हैज टर्न इनटू द ऑन्कोजीन। लेकिन अभी भी ट्यूमर फॉर्मेशन होगा नहीं। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास ये जीन तो अभी भी नॉर्मल है ना, टीएसजी अभी भी आपका यहाँ पे नॉर्मल है, टीएसजी आपका अभी भी आपका यहाँ पे नॉर्मल है, राइट? सो टीएसजी इज नॉट अलाउिंग द ट्यूमर फॉर्मेशन बिकॉज इट्स स्टिल वर्किंग ओवर देयर। उसका काम ही वही होता है, टू अवॉइड ट्यूमर फॉर्मेशन। तो याद रखना, एक म्यूटेशन तो मेरा यहाँ पे हो चुका है, एक जेनेटिक अल्टरेशन तो मेरा यहाँ पे हो चुका है। सो वन अल्टरेशन हैज बीन टेकन प्लेस ओवर देयर, एक तो यहाँ पे हो चुका है, दूसरा भी करना पड़ेगा। जब मेरा सेकेंड अल्टरेशन यहाँ पे होगा, दैट मीन्स जब मेरा टीएसजी स्टॉप्स वर्किंग, अगर मेरा टीएसजी यहाँ पे काम करना बंद कर देता है, इट विल स्टॉप expressing itself, it will stop expressing itself, that means ये अब वहां पे काम नहीं कर रहा। ये होगा मेरा म्यूटेशन नंबर 2। जब मेरा टीएसजी काम करना बंद कर देता है, अब आपके अंदर कैंसर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो आपको बचा रहा था ट्यूमर फॉर्मेशन से, वो आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, पहला आपका म्यूटेशन हो गया, अनफॉर्चुनेटली पहला म्यूटेशन जब हुआ तभी आप सेफ थे क्योंकि टीएसजी आपका काम कर रहा था। लेकिन जब आपका टीएसजी भी काम करना बंद करता है, व्हेन योर टीएसजी स्टॉप्स वर्किंग, अब कोई चांस नहीं है। नाउ यू विल फाइंड द सेल विल गो हेवायर एंड विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। अब सेल्स का कंट्रोल हट गया, अब सेल ज्यादा राइट राइट सोचेगा नहीं, वो डिवाइड करेगा, क्योंकि जो दो चीज उसे कंट्रोल कर रही थी वो दोनों ही चीजें अब चेंज हो चुकी है, वो दोनों ही चीजों के अंदर आपका म्यूटेशन हो चुका है, उस दोनों जीन के अंदर आपका अल्टरेशन हो चुका है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। इसलिए नोटिस करना, कैंसर एकदम से नहीं होता, म्यूटेशन होता है, एक एक्यूमुलेट होता है। आप जो भी आपके जो कार्सिनोजेंस जो आपके बॉडी में आ रहे हैं, दैट एक्चुअली क्रिएटिंग द म्यूटेशन। बट कई बार ऐसा होगा कि आपका सिर्फ एक ही म्यूटेशन हुआ होगा प्रोटॉन को जीन का, दूसरा भी बाकी होगा, इसलिए एकदम से कैंसर नहीं होता। आफ्टर सर्टेन ईयर्स यू फाइंड दैट नाउ यू हैव अ कंडीशन, नाउ यू हैव अ स्टेट जहाँ पे जो म्यूटेशन होना चाहिए था वो हो चुका है वहां पे, एंड नाउ योर सेल्स विल टर्न कैंसरस। सो यू हैव टू नो वेरी क्लियरली, प्रोटोऑन्कोजीन का ओवर एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें चाहिए और ट्यूमर सप्रेसर जीन का हमें चाहिए एक्सप्रेशन लेस, सो वी डोंट वांट देम टू वर्क। जब ये दोनों कंडीशन आपकी अचीव कर ली जाती है, वो टाइम पे यू विल फाइंड द सेल विल टर्न कैंसरस इन नेचर। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? पहले ये बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिल पे पत्थर रख के तुम लोग यस बोल रहे हो। ये देखो एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट मेंशन नहीं है, बट ये याद रखना, बिकॉज यू कैन गेट अ टर्म लाइक टीएसजी और प्रोटोऑन्कोजीन, तो चलो एनसीईआरटी में, बट यू कैन गेट अ टर्म लाइक टीएसजी इन द मैच द फॉलोइंग या और इन द स्टेटमेंट। सिंपल है, कुछ बहुत इसमें डिफिकल्ट है नहीं। बस आपको ये देखो, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वन थिंग यू हैव टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट माय प्रोटोऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन, that will convert into the oncogene. That's the first thing you will find happening, right? That means कि ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ऑन्कोजीन मैं कह रहा हूँ ना कि ऑन्कोजीन बन चुका है, तो समझ जाना ये बहुत प्रोटीन बना रहा है, दैट इज मेकिंग मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। और दूसरी चीज, आपका जो टीएसजी जो आपको वहां पे था, इट विल स्टॉप वर्किंग। जो टीएसजी आपका जो वहां पे जीन था, इट विल स्टॉप वर्किंग, विल स्टॉप वर्किंग। ये अपना काम करना बंद कर देगा, ये हाथ खड़े कर देगा, और करो स्मोकिंग, is like, and it will stop working. On the other hand, oncogene is actually overexpressing itself. It is overexpressing itself. बस ये दो म्यूटेशन आपके कर दो आप, you will find cancer will be seen happening. That is what you find. So basically researchers यही करते हैं कि एक लैब रैट के अंदर वो अलग अलग कार्सिनोजन जाके डाल के देखते हैं कि कहाँ से आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका हो रहा है। That's what they try to understand. So cancer एक बहुत बड़ा फील्ड है रिसर्च का, जिसमें बहुत सारा रिसर्च होता है, because you know many people die because of that. So that's something you have to understand. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे आ जाती है, and I hope it's clear to all of you. Okay.
तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, एंड हमने कॉन्टेमिनेशन क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैंसर सेल कॉन्टेमिनेशन शो नहीं करते हैं। दैट्स समथिंग आल्सो वी हैव सीन। अब एक और चीज यहाँ पे सुन लो फटाफट। सी, कैंसर के अंदर यू विल हैव सेवरल टाइप्स। कैंसर के अंदर यू विल, आपको अलग अलग आपको यहाँ पे टाइप्स मिलते हैं। तो एक होता है आपका यहाँ पे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा टर्म अगर आपके सामने आ रहा है देन याद रखना इट्स अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। ये है मेरा यहाँ पे कैंसर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। तो ये जो कैंसर आपको ओरिजिनेट हो रहा है ये आपके एपिथेलियल टिश्यू से आपको ओरिजिनेट कर रहा है। सो एनी कैंसर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन इज कॉल्ड एज माय कार्सिनोमा। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दो एग्जांपल अगर आपके सामने यहाँ पे रखूं, देन वन एग्जांपल कैन बी योर ब्रेस्ट कैंसर। वन एग्जांपल इज गोइंग टू बी योर ब्रेस्ट कैंसर। अदर एग्जांपल कैन बी योर स्किन कैंसर। बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लियर कट एग्जांपल ऑफ कैंसर जिनका ओरिजिन हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू से। आपको जो एपिथेलियल टिश्यू था अगर वहां से कैंसर ओरिजिनेट कर रहा है देन उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्सिनोमा। बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। देन यू हैव सेकेंड टर्म दैट इज माय सार्कोमा। सार्कोमा अगर टर्म आपके सामने आ रहा है तो याद रखना दिस कैंसर विल ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्मल साइट्स। सो कैंसर विद मेसोडर्मल ओरिजिन और मेसोडर्मल ओरिजिन। याद है ना 11th में हम लोग पढ़ते थे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। Yes, sir. Yes, sir. मेसोडर्मल ओरिजिन इज कॉल्ड एज माय सार्कोमा। इसमें आपका एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है कैंसर ऑफ योर कार्टिलेज, कैंसर ऑफ योर बोन्स, कैंसर ऑफ योर टेंडन्स। इवन टेंडन्स में अगर कैंसर होता है तो ये सब इसके अंदर आपका आता है। So these kind of cancer will be the cancer of my mesodermal origin। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आखिरी टर्म हम यहाँ पे याद रख सकते हैं जो जिससे आप लोग वाकिफ होते हो, जो पिक्चर्स में भी दिखाया जाता है, दैट्स अ ल्यूकेमिया। So leukemia is nothing but my blood cancer. Is nothing but your blood cancer। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे आरबीसी का कैंसर होता है नहीं होता? आरबीसी का कैंसर होता है नहीं होता? ल्यूकेमिया हो रहा है, इरिथ्रोकेमिया क्यों नहीं होता फिर? अगर ल्यूकोसाइट्स का ल्यूकेमिया यहाँ पे हो रहा है तो इरिथ्रोसाइट्स का इरिथ्रोकेमिया क्यों नहीं होता? एनीवन? अरे यहाँ पे तो लॉजिक लगाना होता है आप लोग को। बोलो अभिषेक, बोलो क्यों नहीं होता आरबीसी में कैंसर? अरे अभिषेक, हाँ बोलो। अरे बोलो ना क्लियरली, क्या मतलब लाइक यू आर टेलिंग मी लाइक 8th grade स्टूडेंट्स। क्लियरली बोलो क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। Anyone else? Why RBC suddenly RBC does not form large number of RBC? Why does not happen? सर क्योंकि सेल डिवीजन के लिए टाइम लगता है इसलिए। अरे आरबीसी में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। आरबीसी के अंदर डीएनए का होता है। सर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता सर। जस्ट वेट अ मिनट। आरबीसी वोंट हैव अ न्यूक्लियस, नीदर इट विल हैव अ डीएनए। आप ये बात का याद रखो, आरबीसी नीदर हैव अ न्यूक्लियस नॉर इट हैज अ डीएनए। अभी डीएनए ही नहीं है तो कहां से आप करोगे वो म्यूटेशन जिससे आपका कैंसर फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे आप चीजों को समझ पा रहे हो। इफ अ सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस इन द डीएनए देन देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग काइंड ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। सो ये भी आपका एक काफी क्लियर कट इंडिकेटर है दैट आपके जो सेल्स जो आपके ट्यूमर फॉर्म कर रहे हैं उनके डीएनए में ही कुछ इश्यू आ रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि डीएनए में ही आपका म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से दे विल बिकम कैंसरस। आरबीसी में आपको ये होते हुए नहीं मिलेगा बिकॉज आरबीसी डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इट हैज इट्स ओन डीएनए। डीएनए भी नहीं होता, नहीं न्यूक्लियस होता है। दैट इज व्हाई यू विल नेवर फाइंड दैट विल टर्न इनटू अ कैंसरस नेचर। उसके ऊपर आपके कार्सिनोजेंस का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो यू हैव योर ल्यूकेमिया व्हिच इज गोइंग टू बी अ ब्लड कैंसर, जहां पे यू कैन हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ WBCs कैन बी सीन इन द ब्लड, राइट? यहाँ पे WBC का अकाउंट आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा और दैट इज नॉट अ गुड थिंग बाय एनी मींस। सो दैट्स गोइंग टू बी ल्यूकेमिया, दैट्स अ ब्लड कैंसर। तो ये इतने टाइप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू,
sarcoma is a cancer of my mesodermal origin and leukemia is a pure blood cancer. तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the few things which you all have to remember. क्या इतने टर्म्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Is this thing clear to all of you? Yes, Yes, sir. ये मालूम रखना आप यहाँ पे. And also remember over here the story of my proto-oncogenes. ये वाली कहानी भी आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है. ओके अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑल दिस थिंग्स विच हैव ऑलरेडी डन ओवर हियर. कैंसर कॉज करनल एजेंट्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ कार्सिनोजेंस. तब एक बार फिर देख लेते हैं. आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक योर यूवी रेज, दे आर ऑल हैव अ पोटेंशियल टू कॉज अ डीएनए डैमेज, राइट, लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार फिर ये टर्म आया है बट ये टर्म को 2 मिनट के लिए आप साइड में रख लो. ठीक है. द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टबैको smoke have been identified as a major cause of lung cancer, right? Cancer causing viruses are going to be my oncogenic viruses, have genes called my viral oncogenes. आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. अब यही जीन आपके डीएनए में जाके वो लगाएगा and उसके बाद they will turn into the cancer. The cell will start dividing rapidly. कई सारे जीन्स आपको मिलते हैं यहाँ पे. cellular oncogenes you have like proto-oncogenes. प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट होता है आपको ऑन्कोजीन के अंदर जब वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करता है. बाकी हमारे सब के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन है और वो नॉर्मली आपका काम कर रहा है, राइट. हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल्स व्हिच इज एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस कुड लीड टू अ ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स. याद रखना ये नॉर्मली आपका काम करता है बट अगर ये ओवर एक्सप्रेस कर रहा है देन ओनली दिट कैन कॉज द कैंसर. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द कैंसर. अब देखते हैं हम यहाँ पे डिटेक्शन कैसे आप कर सकते हो. सो हाउ यू कैन डिटेक्ट कि किसी पेशेंट को यहाँ पे कैंसर, तो आप डिटेक्ट वहां पे कैसे करोगे. तो चलो ये चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट. डिटेक्शन के लिए आप पहले यहाँ पे कर सकते हो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट. सो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कैंसर डिटेक्ट करने का कि आपको अगर लग रहा है, आपको अगर एक सस्पेक्ट लग रहा है कि ये टिश्यू है, समझो अगर आपको लग रहा है कि यार इस पेशेंट के लिवर में कैंसर के मुझे चांसेस लग रहे हैं, या इस पेशेंट के बकल कैविटी में कैंसर के मुझे चांस लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उस बकल कैविटी में से थोड़ा सा टिश्यू आप निकालते हो एंड यू स्टडी द टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप. सो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट. यू स्टडी द टिश्यू, यू स्टडी द सस्पेक्टेड टिश्यू, स्टडी ऑफ. आई थिंक आपकी स्क्रीन फ्रीज, अच्छा मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? नहीं सर. तो है सब कुछ. शिवानी आप भी अपनी लोकेशन चेंज करो, जहां पे भी आप बैठे हो वहां से उठो, कहीं और जाओ, टेरेस पे जाओ बेटा. नेटवर्क इशू बेटा, नेटवर्क इशू है, बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस. सो आप सस्पेक्टेड टिश्यू को आप यहाँ पे स्टडी करते हो, यू जस्ट गेट टू रियलाइज दैट उसमें आपके कुछ सेल के शेप चेंज है या अलग है, यू गेट टू नो दैट. तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट का मतलब याद रखना, आप एक टिश्यू निकाल लो, उसे आप वहां पे स्टडी कर रहे हो. सेकेंड थिंग कैन बी योर सिंपल ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट कौन से कैंसर के लिए मुझे यहाँ पे मदद कर सकता है? ल्यूकेमिया, राइट. अगर मेरा कोई पेशेंट है जिसको मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल चांस है ल्यूकेमिया का, देन यू कैन गो फॉर अ ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में अगर आपको WBC बहुत ज्यादा दिख रहे हैं then that can be a major matter of concern. So blood test भी आपको यहाँ पे डिटेक्शन के लिए यहाँ पे यूज किया जा सकता है. उसके बाद कई सारी एडवांस तरीके आपके यहाँ पे होते हैं, लाइक यू कैन हैव अ वे व्हिच इज कॉल्ड एज माय योर एक्सरेज भी एज अ डिटेक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं. यू कैन यूज द सिटी स्कैन. सिटी स्कैन आपने सुना होगा, Yes, sir. राइट. सिटी स्कैन इज समथिंग क्या है, इसमें आपको पूरा 3 डायमेंशनल आपको पिक्चर मिल जाता है सारे ऑर्गन्स का, एंड उससे भी आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो. कंप्यूटर टोमोग्राफी उसे हम यहाँ पे बोलते हैं. देन यू हैव अ MRI स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग का जो स्कैन होता है, वो भी आपको बहुत इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पे अगर आपका ट्यूमर फॉर्मेशन हो तो आप इसके थ्रू आप देख सकते हो. सो MRI स्कैन आपका हो गया यहाँ पे, CT स्कैन आपका यहाँ पे हो गया, एक्सरे आपका यहाँ पे हो गया. दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन डिटेक्ट द कैंसर. इसके MRI CT स्कैन के थ्रू तो ये बहुत एडवांस तरीके, इनके थ्रू आप एक्चुअली जान सकते हो कि कौन से बॉडी पार्ट में आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर आपका स्प्रेड हो चुका है. आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो आपका स्प्रेड हो चुका है वो कौन से बॉडी पार्ट में हो चुका है, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट. बल्कि इनको हम इवन यूज करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के थ्रू आउट द जर्नी. जब आप ट्रीटमेंट चालू करते हो उसके बाद भी ये स्कैनिंग की जाती है, जस्ट टू सी कि कितना रिकवरी हुआ, कहाँ पे पहले ट्यूमर था, क्या वो नहीं है क्या. सो ऑल दोस थिंग्स हैव बीन डन ओवर देयर, राइट. इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी
binding. You also have one way, which is going to be your antigen, antibody binding. इसमें आपको क्या मिलेगा होते हुए कि आपके जो एंटीजेंस होते हैं, द एंटीजेंस यू हैव इन द लाइक, देखो होगा क्या ना कि आपके जो कैंसर सेल्स होंगे वो कुछ ना कुछ आपका डिवाइड करके ग्रो करेंगे और उनमें से कुछ प्रोटीन्स आपके रिलीज किए जाते हैं. कैंसर सेल्स कुछ प्रोटीन्स को वहां पे रिलीज करते हैं, ठीक है. तो इन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज ए एंटीजन, और आप उस एंटीजन के अगेंस्ट बनाओगे अपनी एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जाके उसे अटैच हो जाएगी उस कैंसर सेल को, एंड देन यू विल रियलाइज कि आपके कौन से लोकेशंस पे आपके यहाँ पे कैंसर है. तो कई सारी एंटीबॉडीज ऐसे लैब में बनाई जाती है जो जाके कैंसर सेल को जाके अटैच हो जाती है, और जब वो कैंसर सेल को जाके अटैच होती है तो उसको फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर द सीटी स्कैन, एंड दैट्स हाउ आल्सो यू कैन गेट टू रियलाइज कि कौन से एरिया में मुझे कैंसर के ट्यूमर्स है. तो ये भी यहाँ पे यूज किया जाता है टू डिटेक्शन ऑफ द कैंसर. एंड एक और टर्म यहाँ पे याद रखना, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्री-जेनेटिक डिपोजिशन. There is always going to be a pre-genetic deposition. इसको यहाँ पे समझो कि यहाँ पे pre-genetic deposition का यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे क्या होता है. इसका मतलब आपका यहाँ पे ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनके फैमिली में कैंसर पहले से हो रहा है, मतलब मेरे लाइक दादाजी को भी था, मेरे फादर को भी था, तो चांसेस है कि मुझे भी यहाँ पे हो सकता है कैंसर. तो अगर कैंसर फैमिली में रन कर रहा है ना, तो कई बार डॉक्टर रेकमेंड करेगा कि आप वो चीजें मत करिए जो पोटेंशियल कार्सिनोजन आपकी बॉडी में जा सकता है. तो अगर समझो मेरी फैमिली कैंसर रन कर रहा है, so a doctor will strongly recommend कि आपके कुछ जीन्स है and they are very prone to become cancerous, they are very prone कि उनमें म्यूटेशन हो, वो कैंसर हो सकते हैं. तो इसलिए आप स्मोकिंग मत करिए, you don't undertake smoking or you don't undertake some activity जिससे आपका कैंसर फॉर्म हो सकता है. तो ये एक डॉक्टर बिल्कुल रेकमेंड कर सकता है. सो याद रखना, देयर इज सम काइंड ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट ऑल्सो, वो भी आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे आता है. अगर फैमिली में किसी को कैंसर होता ही है हमेशा से, then they should avoid doing certain things because आपके कुछ genes are much more prone to become cancerous. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. So that is something also a doctor will recommend. This is something a doctor is going to convey to you so that you can avoid certain things. अगर आपका pre-genetic deposition अगर आपका वहाँ पे है, then you can actually avoid certain activities. You can avoid certain activities. ठीक है. हिम्मत सिंह, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपको कि अगर कोई कैंसर किसी के अगर फैमिली में रन कर रहा है ना स्टार्टिंग से, कि लाइक उनके फैमिली में पहले भी कैंसर था के केस थे, तो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकता है नॉट टू अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग, क्योंकि आपके अंदर भी होने के चांसेस आपको मिल जाते हैं. तो ये चीज डॉक्टर रेकमेंड करता है. इसको हम कहते हैं प्री जेनेटिक डिपोजिशन. मतलब प्री मतलब पहले से ही आपके जीन्स आर प्रोन टू द कैंसर, आर प्रोन टू अंडरगो म्यूटेशन. समझे इस बात को, आपके जीन्स जो है ना TSG प्रोटॉन को जीन, वो काफी ससेप्टेबल है कि उनमें म्यूटेशन हो सकता है. तो अवॉइड करना बेटर रहेगा, अल्कोहल, स्मोकिंग या जो भी है उसे अवॉइड करना बेटर रहेगा, सो दैट दे डोंट बिकम एक्टिव एंड योर बॉडी टर्न्स, योर सेल्स टर्न कैंसरस. ठीक है. तो ये कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है. दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन डिटेक्ट द कैंसर. डिटेक्शन आपका कैंसर का इस तरीके से आपका हो सकता है. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तो अर्ली डिटेक्शन इज नेसेसरी, जो युवराज सिंह के केस में हो गया था और जो इरफान खान के केस में नहीं हो पाया था, राइट. अगर अर्ली डिटेक्शन अगर आप यहाँ पे हो पा रहा है, देन यू कैन एक्चुअली ट्रीट द कैंसर वेरी सक्सेसफुली. तो डिटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड बाहर के कंट्रीज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो बाहर के कंट्रीज में ये एडवांटेज होता है कि वहाँ पे डिटेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेक्शन कई बार लेट होता है. सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी ओवर हियर. कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी, मतलब वो स्टडी कर रहे हो आप अपने टिश्यू को, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, बोथ आर द सेम थिंग ओवर देयर. Studies the tissue of the tissues and the blood and the bone marrow test for increased cell count in case of the leukemias. Blood test आप करते हो अपने leukemias के लिए, बाकी आप टिश्यू को स्टडी करते हो for the any kind of other kind of cancer. Histopathological test या biopsy आप वहाँ पे कर सकते हो. In biopsy, a piece of suspected tissue is cut into thin sections, stained and examined under the microscope. इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे as a histopathological studies. इसके अलावा यू हैव सम अदर रेडियोग्राफीज लाइक योर एक्सरेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ये सारे आपके यूजफुल हो रहे टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को हम इनके थ्रू हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं. कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3-dimensional image of the internal organ of the object.
MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiations to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue. तो ये दोनों हम यहाँ पे यूज करते हैं, which can very clearly tell you कि कहाँ पे कैंसर है, कितना बढ़ चुका है और कितना वहां पे आपका एक्सटेंड हो रहा है एक ही ऑर्गन के अंदर. You can all get to know all those things. So these are the things, ये सब आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है. और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, आप लोग वैसे देखा जाए तो काफी लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया था. जैसे वैक्सीनेशन को लेके एक सवाल है आपको यहाँ पे कि कौन सी हमने एक वैक्सीन बनाई है फॉर माय हेपेटाइटिस बी के लिए, जो हमने एक ऑर्गेनिज्म से बनाई है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको ने पढ़ाया नहीं था बिकॉज दैट वाज इन द एनसीईआरटी व्हिच यू वर सपोज्ड टू रीड. वो आपका बनाया गया था फ्रॉम द ईस्ट. जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उन्हें वो दिखा होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको यहाँ पे देख के रखा होगा, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ईस्ट में वैक्सीन बनाई है और द हेपेटाइटिस बी को लेके. लेकिन कई बच्चे थे जो मुझे मैसेज डाल रहे कि सर ये क्या है सर, ये तो सुना ही नहीं हमने कभी. So please don't do that. After doing your class, please go and read the NCERT. It won't take more amount of time. So है ये सब चीजें NCERT में मेंशन की हुई है. Alright. ट्रीटमेंट की बात करते हैं. अब ट्रीटमेंट आप लोग मुझे थोड़ा यहाँ पे बता सकते हो अपने एंड पे, कोई हैंड रेस करके बताएं कि ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है आपके कैंसर के अंदर. कीमोथेरेपी. Someone is saying chemotherapy. ठीक है, कीमोथेरेपी आपका यहाँ पे हो जाएगा. रेडिएशन थेरेपी. फिर एक होता है आपके यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी, ये भी आपके यहाँ पे सही है. यू कैन हैव अ रेडिएशन थेरेपी. सर्जरी. यू कैन हैव योर सर्जरी एज वेल. बिल्कुल, सर्जरी भी आपके यहाँ पे की जा सकती है. ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है. जनरली जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कीमोथेरेपी के बारे में, तो यहाँ पे आप बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो आप बॉडी में रिलीज करते हो. लाइक दीज आर लाइक टॉक्सिक केमिकल्स टू द कैंसर सेल्स. इनको आप बॉडी में आप रिलीज करते हो और वो जाके आपके कैंसर सेल को डैमेज करते हैं, उसे खत्म करते हैं. बट कीमोथेरेपी आप कराओ या अगर आप रेडिएशन थेरेपी अगर आप करा रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट आपको काफी इजीली देखने के लिए आपको वहाँ पे मिलते हैं. लाइक दे आर वेरी कॉमनली सीन. तो इन सबके साइड इफेक्ट काफी देखने के लिए आपको मिलते हैं. सो इनके साइड इफेक्ट जनरली यहाँ पे होते हैं. लॉस ऑफ हेयर कैन बी वन ऑफ द साइड इफेक्ट. So one of the side effects can be your loss of hair. Other can be your anemia. आपका यहाँ पे होते हुए आपको मिलता है कि ब्लड लॉस, लाइक आरबीसी का काउंट यहाँ पे आपका कम हो जाता है. These therapies can also lead to weight loss. वेट लॉस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. तो काफी इसके साइड इफेक्ट आपको मिलते हैं होते हुए. कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन थेरेपी कराओ, इनके साइड इफेक्ट काफी कॉमन होते हैं. जनरली डॉक्टर ट्राई करता है कि ये जो रेडिएशन थेरेपी है जिसमें आप रेडिएशन यूज करते हो टू किल द ट्यूमर ओवर देयर या किल द एनी काइंड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो उनका ट्राई करते वो लोग कि वो नॉर्मल सेल्स को डैमेज ना करें. बट वो होता है जनरली व्हाट वी हैव सीन दैट इवन द नॉर्मल सेल्स गेट अफेक्टेड बाय दिस रेडिएशन थेरेपी. बट ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका होता है फॉर द ट्रीटमेंट. सर्जरी जनरली बेटा काम करता है आपका बेनिंग ट्यूमर के लिए, काफी सही तरीका है. इस सर्जरी करा लिया एंड दैट इज गोइंग टू बी वर्क. बट अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है दैट सर्जरी इज नॉट गोइंग टू बी इनफ. अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अगर ऑर्गन्स के बहुत इंटरनल साइड पे जाके अगर आपका ट्यूमर बन रहा है, देन वन हैज टू गो फॉर अ कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी. ये बाय डिफॉल्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा. ओके, देन जो एक काफी जो नई मार्केट में अभी आ रही है दैट इज गोइंग टू बी द इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी. अब इम्यूनोथेरेपी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए ना, that in the immunotherapy what you get to see कि यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप यूज करते हो something called as my alpha interferons. So आप यहाँ पे यूज करते हो कुछ साइटोकाइंस जो आपने लैब में बनाए थे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अल्फा इंटरफेरॉन्स. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब आप सोचो आपके इम्यून सेल्स नॉर्मली आपके खुद के सेल्स को मारेंगे नहीं, चाहे वो कैंसर से क्यों ना हो. सो आपके इम्यून सेल्स कैंसर सेल को भी नहीं मारते जनरली, बिकॉज इवन दो वो कैंसरस है, वो खुद का ही सेल है ना, चाहे वो रैंडमली डिवाइड कर रहा है, बहुत अपना नंबर वहां पे बढ़ा रहा है, बट वो है तो खुद का ही सेल. तो आपके इम्यून सेल जनरली उसे अटैक नहीं करेंगे. लेकिन अब लोगों ने क्या किया, व्हाट द पीपल हैव डन, व्हाट द रिसर्चर्स हैव डन, क्रिएट सम इंटरफेरॉन्स. उन्होंने कुछ ऐसे इंटरफेरॉन्स बनाए हैं जो जाके आपके इम्यून सेल्स को जाके करेंगे ट्रिगर. सो दिस इंटरफेरॉन्स को जो आप बॉडी में रिलीज करते हो, दे ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स. They are going to trigger the immune response. ये एक immune response trigger करेंगे. और जब ये immune response trigger करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका immune system activate होता है
और वो इम्यून सिस्टम जाके टारगेट करेगा आपके कैंसर सेल को। तो इन इंटरफेरॉन्स को बनाया है इस तरीके से गया है कि दे विल गेट एक्टिवेटेड एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द ट्यूमर सेल्स। अब इसमें पता है फायदा क्या है, अगर आपके खुद के इम्यून सेल्स अगर एक्टिव हो जाते हैं, समझो अगर आपके इम्यून सेल्स यहाँ पे सारे एंटीबॉडीज अगर आपके यहाँ पे एक्टिव हो गई, तो ये एंटीबॉडीज अब यहाँ पे क्या करेगी, दे विल गो एंड टारगेट योर ट्यूमर। अब इसमें फायदा क्या है, फायदा यहाँ पे ये है कि आपका खुद का इम्यून सेल जाके आपके ट्यूमर को टारगेट कर रहा है, सो दे विल गो एंड टारगेट द ट्यूमर, और इसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट होते हुए आप वहां पे नहीं मिलेंगे। सो दे विल गो एंड टारगेट द ट्यूमर, और क्योंकि ये जाके मेरे ट्यूमर को वहां पे टारगेट कर रहे हैं, आपके खुद के इम्यून सेल जाके टारगेट कर रहे हैं, देन उसका फायदा यहाँ पे ये होगा दैट देयर विल बी नो साइड इफेक्ट। आप आराम से अपने कैंसर सेल्स को वहां से निकाल सकते हो, उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उन्हें खत्म कर सकते हो यूजिंग योर ओन इम्यून सिस्टम। सो ये अभी लाइक इट इज बिन रिसेंटली, इट इज बिन मच, इट इज नॉट दैट पॉपुलर, अभी इतना ये पॉपुलर है नहीं, बट ये होगा, होपिंग दैट अगले 20 सालों के अंदर ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट बन जाएगा कैंसर को डील करने के लिए। क्योंकि आप सोचो अगर इसको अगर लोग यूज कर पाएंगे, देन जो बहुत खराब साइड इफेक्ट जो आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट रिड ऑफ द ट्यूमर विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट ऑफ अदर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। सो काफी हेल्पफुल होगा, इफ नॉट नाउ बट 20 years from now might be happening। बताओ अभिषेक, बोलो। सर ये रिपीट कर दो सर, ये इम्यूनोथेरेपी। क्यों पूरा रिपीट करना है, मतलब समझ कौन सा वाला यहाँ पे पार्ट नहीं आया ये बताओ पहले मुझे अभिषेक। सर टारगेट वाला सर। राइट, सो पहले ये समझो आप यहाँ पे दैट यू हैव अल्फा इंटरफेरॉन जो आप यहाँ पे आप बनाते हो लैब के अंदर, एंड देन ये अल्फा इंटरफेरॉन को आप उस पेशेंट की बॉडी में आप डालोगे जहां पे आपका कैंसर है। अब जैसे आपने उस पेशेंट के अंदर इस अल्फा इंटरफेरॉन को आपने यहाँ पे डाला, तो आप वहां पे वो करेगा क्या, ये आपके साइटोकाइन्स एक तरीके से दे विल गो एंड ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। ये आपका इम्यून सिस्टम को जाके बोलेंगे कि वो अपना वहां पे नंबर बढ़ाए या अपना रिस्पॉन्स जनरेट करे, वहां पे वो एंटीबॉडीज बनाए, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे आपका जब इम्यून रिस्पॉन्स आपके यहाँ पे ट्रिगर होगा, जो आपके इम्यून सेल्स आपके यहाँ पे बढ़ेंगे, सो दोज इम्यून सेल्स विल गो एंड टारगेट द ट्यूमर, मतलब वो जाके आपके ट्यूमर को पकड़ेंगे, जहां पे भी वो होगा वहां तक वो जाएंगे, उससे जाके वो खत्म करेंगे। अब इसका फायदा यहाँ पे ये हो रहा है अभिषेक एंड ऑल द पीपल दैट यू हैव नो साइड इफेक्ट ओवर देयर। एक्सपेंसिव है, काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 20 years के बाद इट माइट बिकम अ प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पीपल। सो दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, दैट इज समथिंग पीपल विल डिपेंड ऑन यू एज वेल फॉर दिस, राइट, एक तरीके से। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये हो गया आपका यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अभिषेक समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। ये टारगेट करा मैंने यहाँ पे ट्यूमर को मतलब वो कैंसर सेल को मेरा वहां पे जाके वो टारगेट कर रहा है, उससे वहां पे जाके खत्म कर रहा है। दिस इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स विल गेट टू सी, जो आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इज गोइंग टू बी सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर्स आर इरिटेटेड विद द लीथली, मतलब उनके पास जो रेडिएशन आप यहाँ पे देते हो उन्हें वहां पे वे आर गोइंग टू बी लीथल रेडिएशंस, मतलब वो सेल्स के लिए काफी लीथल होती है। So you're trying to kill them directly over there, taking proper care of the normal tissues surrounding the tumor mass, but वो भी damage होते हैं generally, you will get to see that they will get damaged. Several chemotherapeutic drugs are being used to kill the cancer cell. Some of these are specific for a particular tumors. So ये drugs जो use किए जाते हैं ये आपके बनाए इस तरीके से जाते हैं जो आपके टारगेट करेंगे आपके कैंसर सेल को। Majority of the drugs have side effect like your hair loss, anemia is going to be a common side effect जो आपको मिलेगा यहाँ पे। Most cancer are treated by a combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. ये सब यूज किया जाता है। बेसिकली अगर आपको एक केस मिल रहा है ना, समझो अगर आपको यहाँ पे कोई केस मिलता है, समझो यू हैव अ टिश्यू, और अगर आपका यहाँ पे ट्यूमर है तो आप सर्जरी करके इस ट्यूमर को निकाल लोगे। तो पहले आप करोगे अपने यहाँ पे सर्जरी, सो यू रिमूव द ट्यूमर वाया सर्जरी। लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने के बाद यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी भी करेगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों किया जाता है? सर्जरी करके निकाल दिया मैंने यहाँ पे, तो आप रेडिएशन थेरेपी यहाँ पे क्यों करोगे? एनीवन? नो वन। आप सर्जरी करके जब आप यहाँ पे ट्यूमर को रिमूव कर रहे हो तो उसके बाद आप यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी आप यहाँ पे करते हो। सवाल को समझो आप यहाँ पे, यू विल ऑल्सो अंडरटेक द रेडिएशन थेरेपी। तो ऐसा आप यहाँ पे क्यों करते हो? व्हाई यू डू दैट? थोड़ा सोचो ना, क्यों ऐसा होता होगा कि सर्जरी करके निकाल लिया मैंने यहाँ पे तो आप रेडिएशन सर थोड़ा सा बच गया तो वो रेडिएशन से नहीं रह गया हो।
थोड़े सेल वहाँ पे रह गए हो। चेतना आप क्या कह रहे हो? यस सर, सर्जरी करने के बाद जो भी वहाँ पे उसके पार्टिकल्स वगैरह बचे हो तो वो भी खत्म हो जाए रेडिएशन से। राइट, तो सर्जरी करने के बाद आपने ट्यूमर तो निकाले, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेल्स आपके यहाँ पे रह ही जाएंगे। सम ऑफ द सेल्स आपके यहाँ पे रह जाएंगे वहाँ पे। सो अगर जो सेल्स आपके यहाँ पे रह गए तो उनको भी रिमूव करना जरूरी है। यू हैव फ्यू सेल्स ओवर देयर ना, जो आपको वहाँ पे अगेन वापस ट्यूमर कॉज कर सकता है, तो इसको रिमूव करना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई यू यूज द रेडिएशन थेरेपी। यहाँ पे आप क्या करते हो, दैट यू यूज रेडिएशन थेरेपी ओवर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको भी आप यहाँ पे रिमूव कर दो, सो यू एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम एज वेल। सो याद रखना, दैट इज व्हाई इनको हम कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं। सो विद सर्जरी अ डॉक्टर विल गो ओवर द रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी, वो कराएगा ही कराएगा, ताकि वहां पे कुछ अगर सेल जिंदा रह गए हो तो उनको भी आप खत्म करो। ठीक है। And then we have mentioned something in terms of the patient are given a substance called as a biological response modifier such as your alpha interferon. ठीक है। So tumor cell can be shown to avoid detection. Tumor cell normally बच जाते हैं immune cell से, तो immune cell से मारने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे यहाँ पे alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. ये आपका अल्फा इंटरफेरॉन यहाँ पे आपका करेगा। So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the things you have to know. See होगी आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट। So these are the treatment, these are the detection। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर पाते हो। तो पहले ये बताओ कि यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? Is this clear to all of you? Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Right? और कोई Yes, समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना। ये मत सोचना कि सर डांटेंगे, वो तो मैं वैसे भी डांटूंगा। पूछोगे तो भी डांटूंगा, नहीं आएगा तो भी डांटूंगा। राइट? सो प्लीज बट आस्क इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आप बताओ, देख लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। Which of the following is not a property of cancer cell whereas remaining 3 are? कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है कैंसर सेल की? हैंड रेज करिए और बताइए कैंसर सेल की इनमें से कौन सी आपकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नहीं मिलती? रेज करे हुए हैंड मुझे दिखते क्यों नहीं है? ओके, नाउ आई एम एबल टू सी। ऑलराइट, बताइए कोमल शर्मा, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। पूजा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दे डू नॉट शो, दे शो कॉन्टैक्ट इन्वेशन। ये बात गलत है, दे आर नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट इन्वेशन। 81 को ध्यान से देखो, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या आएगा इसके अंदर आंसर। कार्सिनोमा लिखा हुआ है, सो थिंक अबाउट दिस। याद करो, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया हमने पढ़ा था। सो कार्सिनोमा की कहानी क्या थी? बस। अंशिका शर्मा क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन। बी लग रहा है आपको? एंड who else we have? मुस्कान गुप्ता? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन। याद रखना, कार्सिनोमा टर्म अगर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है देन आपका रखना इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू जो आपका कैंसर बनता है वो आपका एक तो स्किन कैंसर होता है और दूसरा हमने बोला था वहां पे ब्रेस्ट कैंसर। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बोथ आर गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ, दे आर बोथ हैव द एपिथेलियल ओरिजिन। इन दोनों का यहाँ पे आपका एपिथेलियल ओरिजिन आपके यहाँ पे होगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल ओरिजिन वाला कैंसर, सिंपल। इसका आंसर आप वैसे ही अनम्यूट करके जोर से आप लोग बोल सकते हो। ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी। Option C. सही। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया एकदम से। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, करो हैंड रेज इसके लिए, जल्दी हैंड रेज करो ताकि आपको जल्दी फिर, हाँ बस 2 लोग को याद आ रहा है, 2 लोग ही रिकॉल कर पा रहे हैं। शगुन क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। चेतना, व्हाट डू यू थिंक? सर डी ऑप्शन। एंड शिखा? सर ऑप्शन डी। शिखा, ये स्प्रेड कैसे होता है? अमीबियासिस स्प्रेड कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर? शिखा, ये गलत बात है, ये बताना चाहिए था आपको। दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग। अरे याद नहीं आ रहा, कौन बताएगा? मुस्कान कुमार, आप बताओगे कैसे स्प्रेड होता है पर्सन ए से पर्सन बी के अंदर? यस सर। सर या तो फीकल वेस्ट और थ्रू वेक्टर। ठीक है, राइट। सो इधर फीकल वेस्ट गेटिंग मिक्स्ड इनटू वाटर एंड देन कंज्यूमिंग दैट वाटर, और एल्स यस
वेक्टर फीकल वेस्ट पे जाके बैठ रहा है, फिर वही वेक्टर जाके बैठ रहा है खाने के ऊपर, सो इट इज गोइंग टू स्प्रेड बाय दिस, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी योर एमबीबीएस। देख लो ध्यान से एंड बताओ मुझे कौन सा हैंड रेस करके कि कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही होगा इस टर्म के लिए, मेटास्टेटिस के लिए कौन सा टर्म आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी नए बच्चे को हम यहाँ पे पकड़ते हैं, कौन है नया यहाँ पे, नो वन। बताइए उन्नति क्या होगा इसका आंसर। सर बी। दीप्ति, दीप्ति क्या लग रहा है आपको। सर बी। राइट, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इस इवेंट को ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटास्टेटिस, ठीक है। Which of the following is not immunity related disease? शगुन क्या होगा इसका आंसर। कैंसर। तमन्ना क्या होगा। सर स्मॉल पॉक्स। नहीं बेटा, कैंसर होगा इसके अंदर। कैंसर हैज नथिंग टू डू विद इम्यूनिटी ना, कैंसर का कोई इम्यूनिटी से कोई रिलेशन है, बाकी सबका इम्यूनिटी से रिलेशन है आपका यहाँ पे, बट नॉट कैंसर, ठीक है। तो याद रखना सब लोग, कैंसर आपके यहाँ पे आएगा एज आंसर इन दिस। इसका आंसर दे दो यहाँ पे, गिव मी वन मोर आंसर एंड आई विल लेट यू गो। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हैंड रेस करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आर यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट। ऑलराइट, अंशिका, अंशु क्या लग रहा है इसका आंसर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप, ओके। किशोर आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन डी। इंडिया आपका यहाँ पे सही आंसर है। So basically यहाँ पे डिजीज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, दैट्स अ कैंसर, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, वो जो फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। चलो अनम्यूट करके वैसे ही बोल दो, कौन सा चारों में से सर स्टेटमेंट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर, मेलिग्नेंट ट्यूमर एक्सिबिट्स मेटास्टेटिस, बिल्कुल सही। तो ये हमारे यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। मैं आपके साथ असाइनमेंट इसका भी शेयर नहीं कर रहा, जो असाइनमेंट मैंने कल शेयर किया था लाइट ट्रैक्शन वाला, वो मुझे करके भेजो। आई वांट दैट टू बी कंप्लीटेड, वो से कर लो। कल सुबह हम लोग वापस मिलेंगे एंड विल हैव दिस, आगे बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस को। याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए जो लोग बाद में लेट ज्वाइन किए थे, कल आपका अगर क्लास हो रहा है तो आपका होगा क्लास सुबह 8 से 9:30 के बीच में और 90 मिनट्स। आ जाओ सुबह क्लास के लिए। 11th ग्रेड का हम फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक को वहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर डूइंग फ्यू थिंग्स ओवर देयर, सो प्लीज ज्वाइन द क्लास। इट्स अ 90 मिनट थिंग, एक बार हो जाता है देन आप फ्री हो। स्पेशली डेली बच्चे फ्री है अपना शाम को फिर पूरा दिन एंजॉय करने के लिए शाम तक छत पे, ठीक है। या बट जस्ट मेक श्योर यू ज्वाइन द क्लास इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू। रिमाइंडर अभी डाल देता हूँ और लिंक भी अभी डाल देता हूँ आपके साथ। सो प्लीज ज्वाइन इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको लेके कोई और सवाल है, कोई कंसर्न से सवाल है तो बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल नहीं है आपके टॉपिक को रिलेटेड देन वी कैन ड्रॉप ऑफ एंड यू कैन कैच मी अगेन टुमारो मॉर्निंग एट द सेम टाइम, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय। और हाँ, हिमाचल के बच्चे जिनका स्कूल है ना कल, डोंट वरी, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा।